एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 15। अब तक हमने पढ़ा है कि मानव ने जल्दी से काजू को पानी दिया, लेकिन पानी से कुछ फर्क नहीं हुआ तो काजू अपने मुंह पर हाथ लगाकर किचन की ओर भागी। अब आगे काजू के जाते ही जैनिल भी उसके पीछे गया। तब तक काजू ठीक होकर बड़ी बड़ी सांस ले रही थी। जैनिल ने झट से काजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो? डॉक्टर को बुलाऊं? काजू ने खाली आंखों से जैनिल को देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो चुपचाप जाने लगी तो जैनिल बोला, आज का खाना किसने बनाया है? काजू चलते चलते रुक गई और बोली, आज जो आंटी हमारे साथ आई थी उनको ही खाने का काम दिया है। काजू ये कहकर चली गई तो जैनिल बाहर आ गया और चारों ओर नज़र घुमाकर उस औरत को देखना चाहा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि काजू के कहने पर वो सिर्फ खाना बनाने के लिए ही बाहर आती थी और बाकी टाइम अंदर ही रहना चाहती थी। जैनिल को जब वो नहीं मिली तो बिना कुछ कहे ही वो बाहर चला गया। काया अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि अचानक से वो लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। अंदर जाकर देखा तो काजू वहाँ नहीं थी। काया वापस जाते हुए बोली, कोई नहीं, कल बात करती हूँ उस चुड़ैल से। जाते जाते काया की नज़र बुक पर पड़ी तो जाते जाते वो बुक को अपने साथ लेकर चली गई। काजू बुक पढ़ने के लिए कमरे में ना जाकर सीधी लाइब्रेरी आ गई, लेकिन तब तक काया जा चुकी थी। काजू ने यहाँ आकर देखा वो बुक उसे नहीं मिली। अब काजू फिर से झुंझलाकर खुद से बोली, अब ये बुक कहाँ चली गई? काजू ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन बुक नहीं मिली। हो तब मिले ना? काजू कमर पर हाथ रखकर पूरी लाइब्रेरी में नज़र घुमाते हुए बोली, मतलब हद है। एक तो पहले ही मेरी ज़िंदगी में उसने चरस बोई हुई है, अब ये एक बुक मुझे परेशान किए जा रही है। काजू नज़र घुमाते हुए घूमने लगी तो उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े जैनिल पर पड़ी, जो हाथ बांधे काजू को घूर रहा था। जैनिल आगे बढ़ते हुए बोला, तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में चरस बो रखी है, दिखाओ तो कितनी बड़ी हो गई है। काजू बड़बड़ाने लगी, इसको भी अभी आना था। काजू ने जैनिल की आंखों में देखना शुरू किया और उसके पास आ गई। जैनिल को समझ नहीं आया कि वो क्या करने वाली है। काजू जैनिल के पास आकर झट से उसके साइड से निकल गई और इतनी तेज़ भागी कि जैनिल को पता ही नहीं चला। काजू जल्दी से कमरे में आई और दुबक कर सो गई, क्योंकि अगले दिन कोई एग्ज़ाम नहीं था। जैनिल यहाँ कमरे में आया तो काजू को सोया हुआ पाया। वो कुछ नहीं बोला और जाकर सो गया। अगले दिन जैनिल ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर काजू फ्लैश हो रहा था। जैनिल ने बिना देरी किए फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, सो सैड मेजर साहब, घर में इतनी सिक्योरिटी ही नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम होती। मैं तो बहुत आसानी से उसे लेकर आ गया। अब क्या करोगे मेजर साहब? कैसे बचाओगे अपनी पत्नी को? जैनिल सकते में आ गया, क्योंकि ये फ़ोन तो काजू का था, लेकिन बोल विवेक रहा था। जैनिल ने फ़ोन कट करके घर के फ़ोन पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया तो जैनिल घर की ओर भागा। तभी उसके फ़ोन पर फिर से काजू के फ़ोन से कॉल आई। जैनिल ने फ़ोन पिक करके कान के लगा लिया तो विवेक बोला, कितना लापरवाह पति है ना तू, अपने घर में ही अपनी पत्नी को सेफ नहीं कर सकता। सो सैड, अब मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो तेरे सामने आने से भी कतराने लगेगी। जैनिल ने फ़ोन काट दिया और घर की ओर गाड़ी भगा दी। कुछ ही देर में जैनिल ने घर में एंट्री ली तो बाहर का नज़ारा देखा। वो हैरान रह गया। विवेक एक बार फिर जैनिल और काजू के सामने आने वाला था। उसने काजू को घर से उठवा लिया था, ऐसा जैनिल को उसने फ़ोन पर बताया था। तो जैनिल ने जल्दी से घर की ओर भागा। जैनिल ने घर के बाहर ही देखा, सभी गार्ड इधर उधर पड़े हुए थे। सबको बेहोशी की दवा दी गई थी, क्योंकि उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। जैनिल सबको देखता हुआ घर में आया तो रियाज भी दरवाजे के ठीक पास ही बेहोश पड़ा हुआ था। जैनिल ने जल्दी से रियाज पर पानी छिड़क कर उसे उठाया तो रियाज ने कहा, यार, खाना खाकर बाहर जा रहा था कि अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर गया। जैनिल अंदर आया और सीधे अपने कमरे में गया, जहां देखा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। जैनिल को अब बहुत घबराहट होने लगी थी। उसे पता भी नहीं था कि आखिर वो काजू को लेकर कहाँ गया है। जैनिल अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया तो रियाज ने कहा, ये ऐसे बैठने का वक्त नहीं है यार। जैनिल ने रियाज के कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। रियाज जैनिल की गुस्से वाली लाल आंखों को देखकर डर गया और पीछे हट गया। वो धीरे से बोला, हो सकता है सीसीटीवी से कुछ पता चले। जैनिल जल्दी से कमरे के बाहर भागा। तभी उसे लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया, जो हवा से हिल रहा था। जैनिल ने रियाज को सीसीटीवी वाले कमरे की ओर जाने का इशारा किया और खुद लाइब्रेरी की ओर इस आस से बढ़ा कि कहीं काजू तो नहीं। जैनिल धड़कते दिल के साथ लाइब्रेरी
की ओर इस आस में बढ़ा था मानो काजू वहाँ हो। जेनिल लाइब्रेरी के दरवाजे पर आ गया और धीरे से आगे बढ़ा तो पाया कि वहाँ की खिड़की से तेज़ हवाएं आ रही थी, जिसमें टेबल पर रखी काजू की सभी किताबें के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। वहाँ काजू तो नहीं थी, बल्कि उसकी फैली हुई किताबों के पन्ने फड़फड़ाकर जेनिल को चिढ़ा रहे थे। जेनिल ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से काँपने लगा। मानो भी घर आया तो उसने रियाज को सिक्योरिटी रूम में जाते हुए देखा। मानो भी रियाज के साथ चल पड़ा। दोनों ने यहाँ आकर देखा तो सब सिस्टम टूटा हुआ था, मानो किसी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा उन पर उतारा हो। मानो और रियाज मुँह लटकाकर बाहर आ गए। विवेक एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी। बाकी सारे कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। उसके ठीक सामने काजू थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके मुंह को कपड़े से बांध रखा था। सारे बाल चेहरे पर आ रहे थे। उसमें केवल उसकी आंसुओं से भरी आंखें दिखाई दे रही थी। विवेक उसे देखकर कुटिल हंसी हंस रहा था। विवेक उठा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, दम घुट रहा होगा ना तेरा, ला मैं तेरा मुंह खोल देता हूँ। विवेक ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से बंधा कपड़ा हटा दिया तो उसने अपना चेहरा झटका, जिससे उसके बाल सभी हट गए। वो गुस्से से विवेक को देखने लगी तो विवेक उसे देखकर गुस्से से बोला, राजेश। जेनिल लाइब्रेरी से बाहर आया तो मानो और रियाज खड़े किसी को फ़ोन करने में बिजी थे। जेनिल ने जल्दी से आकर कहा, क्या पता चला? मानो सब सिक्योरिटी सिस्टम टूटा हुआ है। जेनिल ने ताज को फ़ोन करके सब बताया तो ताज ने कहा, डोंट वरी, काजू के फ़ोन को ट्रेस करके अभी बताता हूँ। जेनिल, मानो और रियाज अब काजू को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगे थे। तभी किचन के साइड वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। वहाँ से काजू हंसते हुए किसी को बाय करते हुए बाहर आ रही थी। तीनों लड़के काजू को देखकर चौंक गए। काजू ने तीनों को देखा तो चौंक कर उनकी ओर आते हुए बोली, अरे माना, तुम लोग आज बड़ी जल्दी आ गए। काजू उनकी ओर बढ़ ही रही थी कि जेनिल ने दौड़कर काजू को गले से लगाकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। काजू इस अचानक हुई हरकत से हैरान रह गई। उसके हाथ हवा में ही रुक गए थे। काजू जैसे ही जेनिल के गले लगी, उसे एहसास हुआ कि जेनिल का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जेनिल काजू को ऐसे पकड़े हुए था मानो थोड़ा सा ढीला छोड़ते ही वो उससे दूर चली जाएगी। जेनिल ने काजू को नहीं छोड़ा तो काजू का दम घुटने लगा। अब काजू ने अपने हाथों से जेनिल का हल्का सा धक्का दिया तो जेनिल की पकड़ ढीली हो गई। काजू ने धीरे से जेनिल की नीली सी लाल हुई आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ? जेनिल ने अब काजू को छोड़ दिया और गाल पर हाथ रखाकर बोला, तुम ठीक हो? काजू ने भी मासूम भरी नज़रों से कहा, हाँ। मानो आगे आकर बोला, बॉस आप यहाँ कैसे? काजू, मैं तो काफ़ी देर से इन आंटी के कमरे में ही हूँ। सुबह जब खाना खाने आई तो पता चला कि इनकी तबीयत ख़राब है। फिर भी ये काम कर रही थी तो मैं इनके पास ही रुक गई थी। मैं ऊपर गई ही नहीं। रियाज तो भाभी, अभी थोड़ी देर पहले खाना किसने बनाया था? काजू, वो तो एक आदमी था, मैं नहीं जानती उसे। अब जेनिल बोला, और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? काजू इन सब के सवालों से झुंझलाकर बोली, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है? मानो विवेक ने आपके फ़ोन से जेनिल को फ़ोन करके कहा कि वो आपको ले गया है, लेकिन आप यहाँ हैं और आपका फ़ोन उसके पास है, कैसे? काजू, फ़ोन तो सुबह से ही कमरे में पड़ा हुआ था, मैंने देखा ही नहीं। जेनिल, काया कहाँ है? सब घर में काया को ढूंढने लगे, लेकिन काया कहीं नहीं मिली। अब सबको विश्वास हो गया था कि काजू की जगह काया को ले गया वो। विवेक ने देखा कि ये काजू नहीं कोई और लड़की है तो उसने अपने सब आदमियों को एक लाइन में खड़ा करके बोला, तुम लोगों को एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाए तुम लोग। सालों, अब क्या करूँगा मैं इसका? एक आदमी, भाई, जिस फ़ोन पर आपने फ़ोन करने के लिए कहा था वो तो इस लड़की के पास था। ये उसी कमरे में थी जिसमें वो मेजर रहता है। काया सब सुन रही थी। वो सोचने लगी, काश मैं उस कमरे में ना जाती और उस लड़की का फ़ोन ना बजता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। इन लोगों ने उसकी जगह मुझे उठा लिया। अब ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। विवेक ने सबको काया को ले जाकर मारने का आर्डर दिया तो दो आदमी काया को लेकर चले गए। काया डर के मारे कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। ताज ने काजू के फ़ोन की लोकेशन पता करके उस जगह का पता लगा लिया था। ताज के साथ साथ जेनिल और रियाज भी चल पड़े थे, जबकि मानो काजू के पास ही
रुक रह गया था। विवेक के आदमी काया को एक पहाड़ पर ले गए थे और उस पहाड़ की खाई के ठीक पास खड़ा करके उस पर गोली चलाने के लिए तैयार थे। जिस आदमी के हाथ में गन थी वो चला नहीं रहा था तो दूसरा आदमी बोला, अबे मार दे, क्या सोच रहा है। आदमी जिसके हाथ में गन थी वो बोला, यहाँ से धक्का दे देते हैं, मर जाएगी, बच जाएगी तो इसकी किस्मत। दूसरे आदमी ने गुस्से से उसके हाथ से गन छीनकर कहा, साले कोई सबूत नहीं छोड़ सकते हम। काया ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर गोली चला दी। जेनिल ताज के साथ यहाँ विवेक के फार्म हाउस पर पहुँच गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला क्योंकि विवेक भाग चुका था। काया के ऊपर जैसे ही गोली चली उसने आंखें बंद कर ली। गोली की आवाज़ आ चुकी थी लेकिन वो सही सलामत खड़ी थी। काया ने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो काया के आगे एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में गन थी जिसे देखकर लग रहा था मानो उसने ही गोली चलाई हो। काया ने नज़र घुमाकर देखा तो एक आदमी और खड़ा था। उसके हाथ में भी गन थी, वो भी बिल्कुल पहले जैसे वाले आदमी के जैसा लग रहा था, मानो उसने गोली चलाई हो। काया जल्दी से उस आदमी के पीछे छुपकर बोली, प्लीज़ हेल्प। आदमी कोई और नहीं, राज था और दूसरा आदमी अभय। दोनों भाई काया को बचाने आए थे। अभय ने गोली चलाकर उनकी गन को दूर कर दिया था। पुलिस दोनों को पकड़कर ले गई। काया राज के पास आकर बोली, थैंक यू, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, कौन हो आप दोनों। राज ने काया के सिर पर हाथ रखकर कहा, राज सिंघानिया। काया राज को देखती ही रह गई तो राज ने कहा, मैं अपने बच्चों की हर हरकत की खबर रखता हूँ तो तुम्हें कैसे कुछ होने देता। काया ने कुछ नहीं कहा, वो बस काजू से मिलकर अपना सारा गुस्सा उस पर निकालना चाह रही थी। राज काया को लेकर आने लगा तो रास्ते में उन्हें जेनिल और ताज मिल गए। राज ने काया को जेनिल के साथ घर जाने को कह दिया। काया जेनिल को देखते ही दौड़कर उसके गले लग गई। सब हैरानी से दोनों को देखने लगे लेकिन राज को कोई हैरानी नहीं हुई। वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था जबकि जेनिल को काया के इस व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने झट से उसे खुद से दूर करके कहा, चलो घर चलते हैं। काया गाड़ी की ओर बढ़ गई तो जेनिल राज की ओर बढ़ गया। जेनिल राज को कुछ कहना चाह रहा था लेकिन राज ने उसे बोलने से पहले ही उसके कंधे पर हाथ रखकर पलकें झपका दी और बोला, खुद को कभी अकेले मत समझना। जेनिल ने खाली आंखों से राज को देखा तो राज ने आगे कहा, जिसकी तुम्हें तलाश है वो बाहर निकल चुकी है, तुम्हें अब ढूंढना है, वो उनकी गिरफ्त में नहीं है, अब तलाश जारी रखो। राज चला गया। जेनिल राज को जाते हुए देखता ही रह गया। वो मन ही मन बोला, इन्हें कैसे पता कि मुझे किसी की तलाश है। ताज ने जेनिल को चलने के लिए कहा तो सब घर की ओर चले गए। रूप अपनी माँ के साथ मंदिर आई हुई थी। उसने मंदिर में मत्था टेका और अपनी माँ के साथ वापस आने लगी। उसने देखा मंदिर के दूसरी ओर बनी सीढ़ियों पर कोई लड़का बैठा है। उसकी पीठ रूप की ओर थी। रूप को वो लड़का जाना पहचाना सा लगा तो उसने अपनी माँ से घर जाने के लिए कहा और खुद उस लड़के की ओर बढ़ गई। रूप ने जब उसे पास से देखा तो पाया कि वो सुधीर था जो अकेला बैठा कहीं गुम था। रूप शांति से उसके बगल में जाकर बैठ गई। रूप ने सुधीर की नज़रों को पीछा किया तो पाया कि वो बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। रूप ने सुधीर को देखते हुए धीरे से कहा, काजू को मिस कर रहे हैं आप। सुधीर, हाँ। रूप अब कुछ नहीं बोली तो सुधीर ने झट से उसकी ओर देखकर कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं। रूप हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो मंदिर देख रहे हैं, आप यहाँ लोग कुछ ना कुछ मांगने आते हैं तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ही मांग ही लूँ, इसलिए टहलते टहलते आ गई इधर। सुधीर ने रूप को बोलते पहली बार देखा था इसीलिए वो उन्हें देखता ही रह गया क्योंकि वो बोलती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। सुधीर ने सामने देखकर कहा, अच्छा तो क्या मांगा आपने। रूप ने जवाब में कहा, मैंने मांगा कि वो आपको आपकी बहन से जल्द ही मिला दें। सुधीर ने सामने बच्चों को देखते हुए कहा, कभी उससे दूर नहीं रहा और अब घर में उसके बिना मन नहीं लगता। मेरी तो किसी को कोई परवाह है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे मुझे कहीं से उठा कर लाए हों। रूप ने उठते हुए कहा, अच्छा तो भगवान जी ने आपकी एक विश तो पूरी कर दी है, चलो मैं आपको काजू से मिलवा लाती हूँ। सुधीर ने रूप को खाली आंखों से देखा तो रूप ने सुधीर का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो चलो देखो तो सही आपकी बहन खुश है या
आपकी तरह उदास है। सुधीर रूप को ये रूप देखकर हैरान था। वो उसके साथ चल पड़ा। दोनों साथ साथ पैदल ही चल पड़े थे। दोनों ओर खामोशी थी। तो रूप ने धीरे से कहा, बस थोड़ी दूर ही चलना है, फिर आपकी बहन का घर आ जाएगा। सुधीर ने एक नज़र रूप को मुस्कुराकर देखा और चल दिया। जैनिल काया को घर ले आया। जैसे ही सबने घर में एंट्री करी, काजू और मानो दौड़कर आ गए। काजू ने काया को देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? काया काजू को घूरते हुए बोली, क्यों, तुम्हें झटका लगा मुझे ठीक देखकर? काजू अब कुछ नहीं बोली तो काया ने करीब आकर काजू को एक थप्पड़ लगा दिया। काजू के साथ साथ सब हैरान थे काया की इस हरकत से। काजू अपने गाल पर हाथ रखकर काया को मासूमियत भरी नज़रों से देखने लगी। तभी जैनिल ने काया को बाजू से पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर करके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? काया ने जैनिल का हाथ झटक कर कहा, आज इसकी वजह से मेरी जान चली जाती। जैनिल, इसमें उसकी क्या गलती है? काया जैनिल को घूर कर बोली, तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? जैनिल, क्यों बार बार तुम उसकी साइड लेते हो? जैनिल की नीली आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा था। उसने काया को उंगली दिखाकर रोकते हुए कहा, बस, पत्नी है वो मेरी। आज के बाद अगर वो उसे छुआ नहीं तो दूर की बात है, उसके आसपास भी दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ रहने आई हो ना? उसने तुम्हें बुलाया है ना हमने, याद रखना, सी इज़ माई वाइफ। जैनिल ने एक एक शब्द को जोर देते हुए कहा। अब जैनिल ने काजू का हाथ पकड़ा और उसे ले गया। काया बुत बनी वहीं खड़ी रह गई। उसके अंदर एक बात ही चल रही थी तो जो जैनिल ने कही थी कि वो पत्नी है मेरी। काया ने मानो को देखा तो मानो ने कंधे उचकाकर कहा, वो वाइफ है उसकी। काया बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और इधर उधर चक्कर काटने लगी। काया अब गुस्से से तप रही थी। वो खुद से ही बोली, नहीं जैनिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस काजू नाम के कीड़े को यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूँगी। काया ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। सुधीर और रूप दरवाजे पर खड़े ये नज़ारा देख चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने कदम वापस खींच लिए। दोनों जैसे ही मुड़े, मानो ने चिल्लाकर कहा, वापस जाने के लिए ही आए थे क्या? अब दोनों के कदम वहीं ठिठक गए तो मानो सुधीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार बदल गया तू तो। सुधीर उदासी से मुस्कुराकर बोला, मेरी गुरु को तो तुम लोग ले गए, जो हमेशा मुझे लोगों से मिलना जुलना सिखाती थी, वो तो है ही नहीं, इसीलिए किसी को याद नहीं करता। मानो सुधीर को अंदर खींचते हुए बोला, यार तू मेरी समझ से परे है, तेरी और जैनिल की ही बनती है, अपनी तो काजू बॉस से पटती है। सुधीर ने मानो को आँख दिखाई तो मानो बोला, रिलैक्स, दोस्त है मेरी। मानो ने दोनों को बैठाया और खुद काजू को बुलाने चला गया। जैनिल काजू के कमरे में ले आया। काजू ने अपना सिर झुकाया हुआ था तो जैनिल ने उसकी ठुड्डी के नीचे उंगली लगाकर ऊपर करते हुए कहा, किसी की बातों को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हंसती खेलती रहती हो वैसे ही रहो। मुझे तुम्हारे या ये उदास सा चेहरा पसंद नहीं है। जैनिल ने अपनी उंगली हटाई तो काजू का चेहरा फिर से झुक गया, जैसे किसी चीज़ को छोड़ दिया हो और वो अपनी स्थिति में आ गई हो। जैनिल कुछ बोलने वाला था तभी मानो ने दरवाजे में खड़े होकर कहा, बॉस आपसे मिलने कोई आया है। मानो के बोलते ही काजू सिर झुकाए ही उसकी ओर चल पड़ी तो जैनिल ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया और मानो की ओर देखकर बोला, जो भी आया हो उससे बोलो थोड़ी देर इंतज़ार करे। मानो ने आंखें को फैलाकर कहा, बहुत इम्पोर्टेंट प्राणी आया है। जैनिल ने बिना मानो को देखे कहा, कोई भी हो, कहा ना इंतज़ार करने को बोल। मानो कंधे उचकाकर चला गया तो जैनिल ने एक झटके से काजू को अपनी ओर खींच लिया, जिससे काजू जैनिल के सीने से आ लगी। अब काजू आंखों को टिमटिमाते हुए जैनिल को देखने लगी तो जैनिल ने काजू की ओर अपना चेहरा बढ़ाया, लेकिन काजू ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। अब उसका दिल धड़कने लगा था। काजू की सांसें तेज हो गई तो जैनिल ने उसे ढीला छोड़ दिया। ढीला छोड़ते ही काजू ने जैनिल को धक्का दिया और मुंह बनाकर बाहर भाग गई। जैनिल भी उसके पीछे पीछे आने लगा। काजू बाहर आई तो ऊपर से ही उसे सुधीर बैठा दिखाई दिया। सुधीर को देखते ही काजू की आंखें चमक गईं। काजू बिना देरी किए जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। जैनिल ने काजू को जल्दी चलते देखा तो तेज़ी से बोला, आराम से। जैनिल के बोलते ही काजू के तेज़ी से भाग रहे पैर डगमगा गए और काजू का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो सीढ़ियों पर गिर गई और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आने लगी।
को देख सब उसकी ओर भाग पड़े। वहीं जेनिल काजू को देख शॉक हो गया। जेनिल भी भाग पड़ा काजू की ओर। जाने अनजाने में काजू का एक्सीडेंट हो गया था। वो सीढ़ियों से गिर गई थी। काजू सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ गई। उसके सिर पर हल्की सी चोट लगी थी। हाथ और पैर पर भी कुछ खरोंच आई हुई थी। सब दौड़कर काजू के पास पहुंचे। जेनिल ने काजू को देखे बिना ही उठाया और लेकर चल पड़ा। सबने एक दूसरे को हैरानी से देखा और जेनिल के पीछे पीछे चल पड़े। जेनिल ने जल्दी से काजू को गाड़ी में बैठाया और दूसरी ओर चला गया। मानो दौड़कर पीछे की सीट पर बैठ गया और सुधीर को ही घर पर रुकने का इशारा किया। जेनिल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी और हॉस्पिटल लेकर चला गया। रूप ने सुधीर के चेहरे की ओर झुकते हुए कहा, अब भी आपको आपकी बहन की चिंता है? सुधीर ने लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखते हुए बोला, मेरे पापा का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं ही कुछ उल्टा सीधा सोचकर दिमाग खराब कर लेता हूँ। सुधीर बोल ही रहा था तभी उसके पास मोमो का फ़ोन आया। सुधीर के फ़ोन पिक करते ही मोमो बोल पड़ी, धीर कहाँ हो तुम? आजकल सब ऐसे बाहर घूम रहे हैं जैसे घर में कोई हो ही ना। सुधीर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, माँ काजू को चोट लगी है। सुधीर के बोलते ही मोमो बोली, क्या कहाँ है वो? मैं अभी आती हूँ, तू बता मुझे। सुधीर, जेनिल उसे हॉस्पिटल लेकर गया है, वो आपको वहीं मिलेंगे। जाइए जल्दी से, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। मोमो ने फ़ोन रख दिया और किसी को कुछ कहे बिना ही बाहर आ गई और ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने के लिए बोली। मोमो के कहते ही ड्राइवर उसे हॉस्पिटल ले गया। जेनिल ने झटके से हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी और काजू को लेकर चल पड़ा। हालांकि ज़्यादा चोट नहीं थी, हल्की चोट थी, इसीलिए काजू आसानी से सब कुछ देख सकती थी, बात कर सकती थी। वो जेनिल को अपनी प्यारी प्यारी आँखों को टिमटिमाते हुए देख रही थी। वो जेनिल को तब तक देखती रही जब तक कि जेनिल ने उसे बेड पर नहीं बैठा दिया। मानो भी उनके साथ ही था तो काजू मानो को देखकर इशारे में बोली, ये सब क्या है? मानो ने कंधे उचका दिए। एक नर्स ने सभी चोट पर दवा लगा दी और पेन किलर लेने के लिए बोलकर चली गई। जेनिल बाहर चला गया तो काजू ने तेजी से सांस छोड़ते हुए कहा, ये सब क्या है? माना मैं लंगड़ी थोड़ी हुई हूँ जो ये सबके सामने मुझे ऐसे उठाकर लाया है। मानो ने 2 सेब लेकर एक काजू को पकड़ाते हुए कहा, एक बात कहूँ बॉस, ये जो मेरी जानम जेनिल है ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। काजू ने सेब को बाइट लेकर मुँह भरकर खाते हुए कहा, रहने दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है, कोई प्यार वार नहीं है। मानो भी काजू के जैसे सेब से पूरा मुंह भरकर खाते हुए बोला, लिखवा लो, शर्त लगा लो, ये प्यार ही है बॉस। काजू, अच्छा कुछ सोचती हूँ, कैसे पता करूँ? काजू मुंह पे हाथ लगाकर सोचते हुए बोली, सोच काजू सोच। तभी जेनिल बाहर से आता हुआ बोला, मैंने कहा था ना, सोचने का काम मेरा है, तुम दोनों का नहीं। जेनिल के आते ही मानो और काजू दोनों ने एक एक बड़ा सा बाइट लिया और मुंह भरकर खाते हुए जेनिल को देखने लगे। जेनिल ने जब दोनों को ऐसे देखा तो गुस्से से बोला, ये क्या जानवरों की तरह खा रहे हो तुम? ठीक से खाओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। काजू भरे हुए मुंह से बोली, हाँ तो तुमने हमें मनुष्य समझा ही कहाँ है? जानवर भी नहीं सोचते और हमें भी सोचने के लिए मनाही है। जेनिल अब काजू को घूरने लगा तो काजू ने दांत दिखा दिए। जेनिल ने काजू के हाथ से सेब छीन लिया और बोला, बस अब घर चल के खाना। काजू हैरानी से जेनिल को देख रही थी। तभी जेनिल ने उसे उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे कि काजू ने दूर होते हुए कहा, मैं खुद चल सकती हूँ, मेरे पैर टूटे नहीं हैं। लेकिन काजू की बात का जेनिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने काजू को उठाया तो काजू बोली, मुझे मेरा एप्पल तो खा लेने देते। जेनिल ने काजू को बोझिल नज़रों से देखा तो काजू ने मुंह बना दिया। जेनिल ने काजू को उठा लिया तो मानो ने जेनिल के पीछे से काजू का एप्पल पकड़ा दिया और थम्स अप कर दिया। काजू ने एप्पल ले लिया और जेनिल ने बाहर की ओर चेहरा किया ही था कि दरवाजे से उसे मोमो दिखाई दी। काजू का चेहरा पीछे की ओर था। जब जेनिल ने नहीं चला तो काजू ने जेनिल के चेहरे की ओर देखा जो मोमो को देख रहा था। अब काजू जेनिल की नज़रों का पीछा करते हुए दरवाजे की ओर देखी तो मोमो खड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी देर से वहाँ खड़ी थी। काजू मोमो को देखकर आंखें चमकाते हुए बोली, मोमो आप यहाँ? काजू जल्दी से जेनिल की गोद से उतरना चाह रही थी तो जेनिल ने उसे नीचे उतार दिया। काजू भागकर मोमो के गले लग गई। मोमो ने काजू को दूर करके कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। काजू ने एक भूँ उचकाकर कहा, अच्छा तो जेनिल से मिलने आई होंगी आप? नहीं नहीं, मानो से मिलने आई होंगी क्या?
पता जेनिल और मानो दोनों ही हैरानी से माँ बेटी की बातें सुन रहे थे। मोमो जेनिल की ओर देखकर बोली, तुम ठीक हो बेटे? जेनिल हैरान था, लेकिन जेनिल जाहिर नहीं करते हुए उसने हाँ में गर्दन हिला दी। तो मोमो मानो की ओर देखकर बोली, और तुम? मानो भी मुस्कुराकर बोला, जी आंटी, मैं भी ठीक हूँ। मोमो जाने के लिए मुड़ गई और बोली, आप दोनों अपना ध्यान रखना बेटे। मोमो चली गई तो काजू इधर उधर हिलती हुई मुस्कुराकर मोमो को देखने लगी। जेनिल काजू के पास आया और जल्दी से उसे उठाकर चल पड़ा। उसने काजू से कोई सवाल नहीं किया। तीनों गाड़ी में आ गए। जेनिल ने गाड़ी स्टार्ट करी और चलने लगे। जेनिल ने अब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मानो से रहा नहीं गया, तो उसने काजू से मुस्कुराकर कहा, वो नाराज़ है मुझसे। और डैडू से कहा बॉस, आपकी माँ आपसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? मानो ने हैरानी से देखते हुए कहा, अंकल से नाराज़ हैं समझ में आता है, लेकिन आपसे नाराज़ क्यों हैं? काजू, क्योंकि पापा के एक बार कहने पर ही मैं आप लोगों के साथ आ गई। मोमू से कुछ कहा तक नहीं, इसीलिए वो हम दोनों से नाराज़ हैं। हमेशा से यही होता है, डैडू कुछ कहते हैं, मैं मान लेती हूँ और मोमू दोनों से नाराज़ हो जाती हैं। पहले 1-2 दिन में सब ठीक हो जाता था, लेकिन अब ये नाराज़गी ना जाने कब तक चलेगी। काजू ये कहकर बाहर देखने लगी तो जेनिल ने कहा, तुम्हें याद आती होगी ना अपने माता पिता की? काजू ने जेनिल को देखा जो सामने देख रहा था। काजू ने जेनिल को देखते हुए ही कहा, बिल्कुल नहीं। अब मानो चौंक कर बोला, ऐसा क्यों? काजू, क्योंकि आप दोनों भी तो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते, है ना? आप दोनों को देखकर भी मैं रह लेती हूँ। मानो ने बाहर देखकर धीरे से कहा, हमारा तो कोई परिवार ही नहीं है। मानो ने धीरे से कहा था, लेकिन काजू सुन चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली। अब गाड़ी में खामोशी फैल चुकी थी। जेनिल काजू को घर ले आया। सुधीर और रूप जा चुके थे। जेनिल काजू को अपने कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बैठाकर बाहर जाने लगा। तो काजू बोली, सुनो। जेनिल रुक गया, लेकिन उसने पीछे से नहीं देखा। तो काजू उठकर जेनिल के पास आई और उसके सामने आकर अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी। जेनिल ने काजू से नज़र चुराते हुए कहा, किस लिए? काजू, बस ऐसे ही मन कर रहा है सॉरी कहने का। जेनिल को काजू को देखे बिना ही जाते हुए बोला, ठीक है, आराम करो। जेनिल चला गया। काजू जेनिल को देखती ही रह गई। आज वैसे ही दर्द उसे जेनिल की आंखों में फिर से दिखाई देने लगा था, जो उसने पहली मुलाकात में देखा था। काजू से रहा नहीं गया तो आज वो जेनिल के पीछे चली गई। काजू बाहर आई, लेकिन उसे जेनिल कहीं दिखाई नहीं दिया। काजू ने सारे घर में देखा, लेकिन जेनिल उसे नहीं दिखाई दिया। काजू जेनिल को ढूंढ ही रही थी कि काया उसके सामने आ गई और उसकी एक चोट को देखते हुए बोली, ओह नहीं, तुम्हें तो बहुत सी चोटें आई हैं। काजू कुछ बोली नहीं तो काया ने काजू की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, तुम मरी नहीं, मेरा इरादा तो तुम्हें मारने का था। हाउ सैड, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगी। काया बोली, नहीं नहीं, मैंने सीढ़ियों पर कुछ। काजू काया को हैरानी से देखने लगी तो नहीं गिराया, ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं। तुम तो जेनिल के बोलने से गिरी हो ना? मैंने कुछ नहीं किया। काजू हैरानी से काया को सुन रही थी तो काया आगे बोली, ये जो जेनिल है ना, बहुत माइंडेड है। मैं जानती थी ये हॉस्पिटल से आकर पहले सीढ़ियों को ही देखेगा, इसीलिए मैंने वहाँ पहले से ही सफाई करवा दी थी। एक कदम आगे हूँ मैं उससे, देखती हूँ कैसे बच पाती हो अब तुम मुझसे। काया चली गई। काजू वहीं बुत बने खड़ी रह गई। काजू एक बार फिर से जेनिल को ढूंढने लगी, लेकिन जेनिल नहीं मिला तो वो मानो के कमरे में आ गई। मानो अपने फ़ोन में बिजी था तो काजू वापस जाने लगी। तभी मानो ने कहा, बिना बोले ही जा रही हो बॉस? काजू ने मुंह लटकाकर कहा, तुम बिजी हो? मानो ने फ़ोन को साइड में रखकर कहा, बिल्कुल नहीं। काजू, वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया। मानो ने सोचते हुए कहा, क्या खो गया? काजू, वो। मानो ने असमंजस में कहा, क्या वो? अब काजू थोड़ी सी गुस्से में बोली, वो कोई चीज़ नहीं है जो क्या क्या कर रहे हो वो। अब मानो को समझ में आया कि वो जेनिल के बारे में बात कर रही है, तो मानो ने उठकर कहा, काजू के साथ चलते हुए कहा, चलो चलकर ढूंढते हैं। तो फिर दोनों फिर से जेनिल को ढूंढने लगे, लेकिन काजू को वो नहीं मिला तो मानो से सोफे पर पसरते हुए कहा, बॉस, आपका वो उस कमरे में है और उस कमरे में कोई नहीं जा सकता क्योंकि उसमें पासवर्ड सिस्टम लगा है। काजू ने हैरानी से कहा, उसमें ऐसा क्या है जो वो पासवर्ड से लॉक है? मानो
पता नहीं आपका वो ही जाने। काजू कमरे की ओर देखने लगी। रात हो चुकी थी, इसीलिए सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन काजू ने ना खाना खाया ना वहाँ से कहीं गई। मानो ने उसे खाने के लिए कहा तो काजू ने मना कर दिया। मानो ने ज़बरदस्ती नहीं करी और अपने कमरे में चला गया। काजू वहीं सो गई। रात के करीब 2 बजे जैनिल कमरे से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नज़र सोफे पर सोई काजू पर गई तो जैनिल ने खुद से ही कहा, मैं नहीं रहूं तो ये कहीं भी सो जाती है पगलेट। जैनिल काजू के पास आया और उसे जगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक औरत जो वहाँ काम करती थी उसने धीरे से जैनिल से कहा, साहब मैडम ने खाना नहीं खाया है, वो आपका इंतज़ार करते करते ही सो गई हैं। मानो साहब ने आपसे कहने के लिए कहा था। जैनिल ने एक नज़र हैरानी से काजू की ओर देखा और फिर औरत से बोला, खाना बना देंगी आप हमारे लिए? औरत ने किचन की ओर इशारा करके कहा, वो बना रही है आप दोनों के लिए खाना। जैनिल ने किचन की ओर देखा। घूंघट वाली औरत खाना बना रही थी। जैनिल की ओर उसकी पीठ थी, इसीलिए जैनिल उसे देख नहीं पा रहा था। जैनिल ने हामी भरी तो औरत चली गई। जैनिल ने काजू से कहा, ओए पगलेट उठ, लेकिन काजू ने तो कोई हरकत नहीं करी। अब जैनिल ने पानी लेकर उस पर चींटे मारते हुए कहा, काजू उठो, खाना खाते हैं। पानी गिरते ही काजू झट से खड़ी होकर बोली, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, भागो भागो। जैनिल ने काजू को रोकते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, चलो। जैनिल ने काजू का हाथ पकड़ा और खाने की टेबल के पास ले आया और उसे चेयर पर बैठा दिया। जैनिल खुद किचन में चला गया और जहां वो औरत खाना बना रही थी, जैनिल ने औरत की ओर देखकर कहा, थैंक यू, आप इतनी रात में हमारे लिए परेशान हुई। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सपोर्ट।